भारत में सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि सत्ता में बैठा नेता कौन है, बल्कि यह है कि वास्तविक निर्णय लेने वाला कौन है। हम मतदान करते हैं, सरकार बनती है, लेकिन निर्णय क्या वास्तव में जनता के हित में लिए जाते हैं? इस वीडियो में हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को पुस्तकों की परिभाषा से नहीं, बल्कि जमीनी वास्तविकता के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे और अंत में आप स्वयं तय करेंगे, सत्ता वास्तव में हमारे हाथ में है या केवल हमें ऐसा प्रतीत होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसे कार्य करती है, सत्ता की वास्तविक संरचना क्या है, एक निर्णय की यात्रा मतदान से लेकर कानून बनने तक, और वे बातें जो हमें कभी विद्यालय में नहीं सिखाई गईं। ये वीडियो किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। ये वीडियो केवल व्यवस्था को समझने का एक प्रयास है। पाठ्य पुस्तकों में लिखा होता है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां सत्ता जनता के पास होती है। ये कथन सत्य है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं। भारत में सत्ता 3 स्तरों पर कार्य करती है। विधायिका, कानून बनाने वाली संस्था; कार्यपालिका, कानून लागू करने वाली संस्था; न्यायपालिका, कानून की निगरानी करने वाली संस्था। ये तीनों संस्थाएं एक दूसरे पर नियंत्रण रखती हैं। इसी व्यवस्था को कहा जाता है जांच और संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस। लेकिन प्रश्न यह है, क्या यह संतुलन हर समय समान रूप से बना रहता है? हम 5 वर्षों में एक बार मतदान करते हैं। उस मतदान से विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं और सरकार का गठन होता है। लेकिन मतदान के बाद निर्णय मंत्रिमंडल में लिए जाते हैं, फाइलें नौकरशाही के पास होती हैं और जनता केवल परिणाम देखती रह जाती है। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है, मतदान सत्ता प्रदान करता है, लेकिन नियंत्रण नहीं। इसी कारण लोकतंत्र में केवल मतदान ही नहीं, प्रश्न पूछना भी उतना ही आवश्यक होता है। विधायिका, संसद कानून पारित करती है, बजट को स्वीकृति देती है, सरकार से प्रश्न पूछ सकती है, लेकिन वास्तविकता ये है, दलीय अनुशासन, पार्टी विप के कारण कई बार सांसद अपनी व्यक्तिगत राय के अनुसार मतदान नहीं कर पाते। कार्यपालिका, सरकार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री, वास्तविक निर्णय यहीं लिए जाते हैं। यहीं से निकलते हैं नीतियां, अध्यादेश और आपातकालीन शक्तियां। नौकरशाही, IAS, IPS, सचिव स्तर। यहां एक अनकहा सत्य है, मंत्री आते जाते रहते हैं, लेकिन नौकरशाही स्थायी होती है। फाइलों की भाषा, नियम, प्रक्रियाएं, इन सब पर नियंत्रण मुख्यतः यहीं होता है। न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है, सरकार के निर्णयों को रोक सकती है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती है। लेकिन एक वास्तविकता ये भी है, मामलों में अत्यधिक विलंब, वर्षों तक लंबित न्याय। इसी कारण कहा जाता है, विलंबित न्याय न्याय से वंचित होने के समान है। न्यायपालिका शक्तिशाली है, लेकिन वो भी व्यवस्थागत दबावों से पूरी तरह मुक्त नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था केवल सरकार से नहीं चलती। इसमें शामिल होते हैं मीडिया, कॉरपोरेट फंडिंग और जनमत निर्माण। मीडिया एजेंडा तय करता है, यह निर्धारित करता है कि किन मुद्दों पर चर्चा होगी। धन, चुनाव अत्यधिक महंगे हो चुके हैं। फंडिंग प्रभाव पैदा करती है। इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ गलत है। इसका अर्थ केवल इतना है, सत्ता किसी एक स्थान पर सीमित नहीं होती। किसी कानून के बनने की प्रक्रिया, किसी समस्या की पहचान या विचार, नीति या विधेयक का मसौदा, मंत्रिमंडल की स्वीकृति, संसद में चर्चा, मतदान, राष्ट्रपति की स्वीकृति, नौकरशाही द्वारा क्रियान्वयन। हर चरण पर विलंब हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, दबाव आ सकता है। इसी कारण हर कानून हमेशा जमीनी वास्तविकता से मेल नहीं खाता। तो वास्तविकता क्या है? सत्ता व्यवस्था के पास होती है, नियंत्रण संस्थाओं के पास होता है और दिशा जनता तय करती है। यदि जनता प्रश्न नहीं पूछती, समझने का प्रयास नहीं करती और भागीदारी नहीं निभाती, तो लोकतंत्र केवल कागजों तक सीमित रह जाता है। समझना ही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है।